Good afternoon, students. I am Ritesh Kumar Singh from Azad Life Classes. Now I would like to start the American Revolution. अमेरिका की क्रांति. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अमेरिका की बात करते हैं. नॉर्थ अमेरिका. विश्व इतिहास में जो आप सिलेबस देखेंगे, विश्व इतिहास का सिलेबस, उसमें विश्व इतिहास के सिलेबस में अमेरिका की क्रांति एक महत्वपूर्ण सिलेबस है. जैसे कि उसने साफ साफ लिखा हुआ है कि 18वीं सदी में होने वाले विश्व में परिवर्तन, यूपीएससी के सिलेबस में है. तो उसमें हमने जैसे इसके पहले हमने पढ़ लिया पुनर्जागरण, कि पुनर्जागरण क्या है, उसके कारण क्या है और प्रभाव क्या क्या है. तो पुनर्जागरण के कारण में हमने ये जो भी कारण हमारे पढ़ लिए थे, जैसे पुनर्जागरण के उद्भव के कारण, जैसे कि कुछ तो दुनिया का पतन है, सामंतवाद का पतन है, इसके अलावा मानवतावाद का उद्भव है, वैज्ञानिक और खोजी प्रवृत्ति है, जिसके बारे में हम लोगों ने पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करके पढ़ लिया. तो पुनर्जागरण के कारण फिर हमने प्रभाव पढ़ लिया उसका, कि प्रभाव क्या क्या थे, और इटली से ही पुनर्जागरण क्यों. इसके बाद हमने पढ़ा प्रबोधन. प्रबोधन में भी हमने पढ़ा कि प्रबोधन के कारण क्या थे, प्रबोधन का उद्भव क्या हुआ, प्रबोधन का प्रभाव क्या पड़ा समाज पे, और उस दौरान के जितने विचारक थे, जैसे कांट है, मॉन्टेस्क्यू है, वोल्टेयर है, रूसो है, इन सब के बारे में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया. साथ ही हमने कल एक मार्क्स के बारे में भी पढ़ा था कि मार्क्स का साम्यवाद क्या होता है, मार्क्स का साम्यवाद क्या है, क्योंकि मार्क्स से पहले के जो भी साम्यवादी विचारक थे उनको यूटोपियन कहा जाता था, और जो मार्क्स के बाद है उनको क्या कहा जाता है, मार्क्स ने जो दिया उसको वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है. तो हमने पढ़ लिया. तो अब हम सीधे आते हैं अमेरिका की क्रांति, कि अमेरिका की क्रांति क्यों हुई और इसके पीछे का कारण क्या है. तो सबसे पहले समझ लीजिए कि अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, जो उत्तरी अमेरिका कहलाता है. और नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका 3 हिस्सों में बटा हुआ था. अमेरिका 3 हिस्सों में बटा हुआ था, जहां पे ब्रिटेन का कब्जा था, और अमेरिका का कोई अपना इतिहास नहीं है. अमेरिका में जितने भी लोग हैं वो सब बाहर से आकर के ही बसे हैं. जो मुख्य इतिहास है, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, कि मुख्य इतिहास उन्हीं लोगों का है. जैसे कि आपने पढ़ा कि वास्को डिगामा जब खोज करने निकला नए विश्व का पुनर्जागरण के दौरान, तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचता है, जबकि कोलंबस स्पेन का नाम था, और वो कहां पहुंच जाता है, भारत की खोज करते करते अमेरिका पहुंच जाता है. तो जब वहां पे वो देखता है कि अमेरिका के लोग, जो उसने पहले सुना था, उसको ये पता था कि अमेरिका के लोग, इंडिया के लोग तो काले होते हैं, उनकी बनावट अलग है, लेकिन जब वहां पे ये देखता है कि यहाँ के लोग तो रेड हैं, तो बोलता है कि ये दिस इज द इंडिया, बट दिस इज द रेड इंडियंस. व्हिच टाइप ऑफ इंडिया दिस इज, यहाँ के लोग कैसे हैं, रेड हैं, रेड इंडियन है. यानी कि जो अमेरिका के मूल निवासी हैं वो कौन है, रेड इंडियन है. तो इसलिए अमेरिका के जो मूल आदिवासी हैं, जो मूल निवासी हैं वहां के, उनको क्या कहा जाता है, रेड इंडियन कहा जाता है. अब यहाँ पे देखिए अमेरिका के 3 हिस्सों में, अमेरिका जो था 3 हिस्सों में बटा हुआ था. यहाँ पे समझिए जैसे नॉर्थ में कुछ क्षेत्र थे, जैसा मैसाचुसेट्स और नॉर्थ हैम्पशायर. आप लोग जानते हैं कि 18वीं सदी और 19वीं सदी, यहां तक कि 20वीं सदी तक भी ब्रिटेन का उपनिवेश विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ था, जिसमें सबसे प्रमुख एक उपनिवेश था ब्रिटेन का अमेरिका. कौन सा उपनिवेश था, अमेरिका. उसमें उत्तरी क्षेत्र में, अगर हम अमेरिका चूंकि एक महाद्वीप है, बड़ा सा क्षेत्र है, तो अगर हम उसको बांट करके देखें तो वो 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था, जो मैसाचुसेट्स, नॉर्थ हैम्पशायर, और ये अमेरिका का उत्तरी हिस्सा था, जहां से ब्रिटेन को मछली और लकड़ी जैसी चीजों की प्राप्ति होती थी, क्योंकि यहां पे कृषि नहीं हो सकता था. कृषि के लिए चाहिए जलवायु गर्म, लेकिन उत्तरी अमेरिका का जो हिस्सा था वो गर्म जलवायु का नहीं था. तो गर्म जलवायु का नहीं था, तो अमेरिका उत्तरी क्षेत्र से क्या क्या प्राप्त कर सकता था, मछली और लकड़ी, इन सब की प्राप्ति कर सकता था. दूसरा, इसका अगर मध्य भाग की हम बात करें, तो मध्य भाग में न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, मैरीलैंड है, और इन क्षेत्रों से ब्रिटेन को शराब और चीनी की प्राप्ति होती थी. लेकिन जो दक्षिणी क्षेत्र था, उत्तरी कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया और वर्जीनिया के क्षेत्र शामिल थे, जहां से कृषि के कार्य किए जाते थे और कृषि उत्पाद की वस्तुओं को ब्रिटेन प्राप्त कर सकता था. अब बाद में आकर के देखेंगे कि ये वही क्षेत्र है, चूंकि उत्तरी क्षेत्र में तो कृषि हो नहीं सकती
जहां पे नहीं होगी तो उत्तरी क्षेत्र किस तरफ डेवलप करेगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ डेवलप करेगा। तो उत्तरी क्षेत्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जबकि दक्षिणी क्षेत्र कैसा रहा? कृषि क्षेत्र है। तो कृषि के लिए क्या होता है कि जब आप कृषि कार्य करते हैं तो मजदूरों की आवश्यकता होती है, लेबर की आवश्यकता होती है। तो अमेरिका का जो दक्षिणी क्षेत्र था वो अपनी कृषि को बेहतर स्थिति में बनाए रखने के लिए, बागवानी को बनाए रखने के लिए वो दासों का समर्थन करता था। और उत्तरी अमेरिका के बावजूद, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उसके बावजूद दक्षिणी अमेरिका में दास प्रथा के समर्थक थे और सामंतवादी व्यवस्था लगभग चल रही थी। हम लोग ऑलरेडी इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं सामंतवादी व्यवस्था के बारे में, जैसे कि हमने गुप्त भी पढ़ा है, वहां पे भी सामंतवाद का उद्भव पढ़ा है कि सामंतवादी उद्भव कैसे हुआ। फिर हमने जब पुनर्जागरण जब हमने पढ़ा तब भी देखा कि सामंतवाद क्या था। हालांकि यूरोप में वहां पे मैन्योर प्रणाली थी, भारतीय सामंतवादी व्यवस्था से अलग थी। और हमने ये भी पढ़ा था कि सातवाहन शासक एक रानी हुई है नागनिका, सातवाहन शासक की एक रानी थी नागनिका। उनके नागनिका के नाना घाट अभिलेख में सबसे पहले भूमि अनुदान की व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है। और वही भूमि अनुदान और ब्राह्मणों के दान में दिए गए भूमि है जो बाद में सामंतवादी व्यवस्था के रूप में तब्दील होता है। तो चूंकि उत्तरी अमेरिका कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चरल है, तो एग्रीकल्चरल में क्या किया जाता है कि मजदूर को कब्जे में रखा जाता है और उसमें मजदूर, जो भी मजदूर होगा वो अपने मालिक के नियंत्रण में होता है। और सामंतवादी व्यवस्था के तहत दास प्रथा प्रचलित थी या बंधुआ मजदूरी टाइप से प्रचलित थी। तो इसलिए आप देखेंगे कि जब नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में जब औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, जिसकी शुरुआत लगभग 18वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन से होता है। यह औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से बाहर निकल करके यूरोप के कई क्षेत्रों में, जर्मनी, इटली, फ्रांस, फिर यहाँ अपने एशिया में जापान और अमेरिका तक पहुंचती है। तो अब जब अमेरिका तक जब औद्योगिक क्रांति पहुंचेगा तो अमेरिका के जो औद्योगिक क्षेत्र के जो पूंजीपति होंगे वो चाहेंगे कि दास प्रथा टूटे, क्योंकि दास प्रथा टूटने से क्या होगा कि उनको सस्ते लेबर मौजूद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सस्ते लेबर मौजूद हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जहां उनको सस्ते लेबर मौजूद होंगे तो वो चाहेंगे कि दास प्रथा टूटे। लेकिन जहां पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है वो लोग नहीं चाहेंगे कि दास प्रथा टूटे। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखेंगे कि 1861 से लेकर के 65 तक अमेरिका में गृह युद्ध चला है। अब्राहम लिंकन के समय में, जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने तब उन्होंने दासों के मुद्दे पे चुनाव लड़ा था। तो आप देखेंगे कि 1861 से 65 का जो समय है वो किस चीज का समय है? दास प्रथा का समय है। जो अमेरिका में जो गृह युद्ध हो रहा है उसका समय है, यानी कि दास प्रथा को तोड़ने की बात की जा रही है। और फिर फाइनली 1865 में अमेरिका से गृह युद्ध समाप्त होता है और दास प्रथा समाप्त हो जाती है। तो ये समझ में आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड मिल गया कि आखिर अमेरिका में दास प्रथा थी क्या और दास प्रथा को क्यों लोग मुक्त नहीं करना चाहते थे और गृह युद्ध हुआ किस मुद्दे पे था। कई बार सीधे सीधे प्री के तो कई क्वेश्चंस में आ जाते हैं, कई सारे अदर एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन में आ जाते हैं कि अमेरिका का गृह युद्ध किस मुद्दे पे हुआ था। तो एकदम सिंपल सी बात है कि अमेरिका का गृह युद्ध दास प्रथा के मुद्दे पे हुआ था। कोई डाउट? चलिए अब हम आते हैं अमेरिका की क्रांति। क्रांति का मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि क्रांति का मतलब क्या होता है। क्रांति का मतलब ये होता है कि जो तीव्र हो, जिसमें एक विजन हो और जो अमूलचूल परिवर्तन करे, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित हो, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, ये सारी चीजें परिवर्तित हो जाती है। जैसे क्रांति का एक वर्ड सीधा सा समझिए, जो तीव्र हो, जिसका एक लक्ष्य हो, उसको क्रांति कहते हैं। जैसे 1857 को हम लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी कि 1857 को हम लोग विद्रोह कहते हैं। 1857 की क्रांति नहीं है, 1857 क्या है? विद्रोह है। यानी कि क्रांति तीव्रगामी होती है जिसका एक निर्धारित समय होता है और निर्धारित लक्ष्य होता है, उसी को क्रांति कहते हैं। जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, अलग अलग प्रकार की क्रांतियां हैं। तो यहां पे जो क्रांति हो रही है ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका पे ही प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि इस दौरान यूरोप के जितने भी उपनिवेश हैं उन सबके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है इसका। इनफैक्ट इसका प्रभाव यूरोप में भी पड़ रहा है, क्योंकि जब हम आगे फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे 1789 में, तो हम देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति होने का एक कारण यह भी था
कि फ्रांस की सैनिक अमेरिका में थी और अमेरिका में उसने फ्रांस के सैनिकों द्वारा जो क्रांति में योगदान दिया गया था, अमेरिका की क्रांति में जो सहयोग दिया गया था और जो उन्होंने वहां पे स्वतंत्र और स्वच्छंद विचारों को देखा था, वो अपने घर फ्रांस भी लेकर के आए थे। और फिर फ्रांस का अलग वातावरण था और जहां पे विचारकों की भी अपनी भूमिका है। तो अमेरिका की क्रांति, जैसे कि अमेरिका की क्रांति ने पूरे विश्व स्तर पर कई सारी चीजों में बदलाव किया, जैसे संविधान के क्षेत्र में अगर बात करें तो सबसे पहला विश्व का संविधान किसके पास है? अमेरिका के पास। राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र लेकर के आया अमेरिका, सुप्रीम कोर्ट लेकर के आया, न्याय व्यवस्था, बेहतर न्याय प्रणाली लेकर के आया। जैसा हमने इसके पहले भी कई बार पढ़ा है, आप लोगों ने भी पॉलिटी में पढ़ा होगा कि जो वहां की क्रांतियां हैं उसका प्रभाव न सिर्फ वहीं तक है बल्कि वो पूरे विश्व में फैल रही है। जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया था, कई बार मैं बताया हूं कि भारत के संविधान में जो वर्ड शामिल किया गया है स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व, वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। भारतीय संविधान की कई ऐसे क्लॉजेस हैं जो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार जिसको मानव अधिकार भी आप कह सकते हैं, कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो अमेरिका की क्रांति थोड़ा बड़ा चैप्टर है। क्रांति के कारण, परिणाम, प्रभाव और विश्व प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। आज हम लोग क्रांति के बारे में डिस्कस करते हैं कि अमेरिका की क्रांति क्यों हो गई, अमेरिका की क्रांति के पीछे का कारण क्या था, ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका में अचानक से क्रांति हो गई। और आप लोगों को ये जानकर के बहुत आश्चर्य हुआ कि जब अमेरिका में क्रांति हो रही है, अमेरिका आजाद हो रहा है, वही वो समय है जब भारत गुलामी के गिरफ्त में जा रहा है। 1776 ईस्वी में अमेरिका आजाद हो गया, जबकि 1764 ईस्वी में, उससे पहले 1757 ईस्वी में भारत में प्लासी की युद्ध हो रही है। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हो रहा है और बक्सर के युद्ध से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो अंग्रेजों को प्राप्त होती है, वो लगातार यहां से धन के निष्कासन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। धन का निष्कासन हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ा है आधुनिक भारत में। तो यहां पे भारत उसके बाद गिरफ्त में जा रहा है। कर्नवालिस उस समय ब्रिटेन का सेनापति था अमेरिका में जब अमेरिका की क्रांति चल रही थी, और कर्नवालिस जब वहां से हार जाता है तब उसको भारत में भेजा जाता है। यानी कि अमेरिका जब उनके हाथ से निकल चुका है तब भारत के ऊपर इनका औपनिवेशिक शासन मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि भारत को और मजबूती के साथ औपनिवेशिक राष्ट्र में तब्दील किया जा रहा है। यानी कि मातृत्व राष्ट्र के फायदे के लिए भारत का उपयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। यहां देखें अमेरिकी समाज की स्वच्छंद और स्वतंत्र चेतना। सत्रहवीं शताब्दी के समय में स्पेन, मध्य 17वीं शताब्दी में 1688 वगैरह के आसपास में स्पेन और ब्रिटेन के बीच में युद्ध होता है। तो युद्ध होता है तो उसमें नौसैनिक श्रेष्ठता साबित हो जाती है किसकी? ब्रिटेन की। चूंकि ब्रिटेन पहले से ही नौसैनिक रूप से मजबूत है, तो नौसैनिक श्रेष्ठता साबित होने के बाद उसका उपनिवेश विभिन्न क्षेत्रों में फैल रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में फैल रहा है। यानी कि 1750 तक आते आते अमेरिका भी ब्रिटेन का औपनिवेशिक क्षेत्र बन चुका है। अमेरिका उपनिवेश है ब्रिटेन का, और उपनिवेश हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी कि उपनिवेशवाद का मतलब यह होता है कि कोई एक राष्ट्र, जैसे उपनिवेश का सिंपल सा मतलब होता है कॉलोनी, कॉलोनाइजेशन यानी उपनिवेशवाद। यानी कि कोई एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के माध्यम से जब उसका शोषण करने लगता है, यानी कि उसके जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो मान्यताएं हैं उसमें परिवर्तन करके उसको अपने अनुसार ढाल करके जब उसका शोषण करने लगता है, तो जो शोषित देश होता है वो उपनिवेशवादी देश कहलाता है, उपनिवेशवाद होता है उसका, और जो शोषण करता है वो मातृ देश कहलाता है। यानी कि ब्रिटेन मातृ देश था। तो ब्रिटेन लगातार अपना साम्राज्य फैला रहा था। उसके पीछे कई सारे कारण थे जो हम लोगों ने आधुनिक भारत में भी डिस्कशन किया है। क्यों? क्योंकि उस समय तक ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति भी आ चुकी थी, औद्योगिक क्रांति भी आ चुकी थी। तो औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी तो ब्रिटेन को अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल चाहिए और तैयार माल के लिए बाजार चाहिए। तो ब्रिटेन
समय अमेरिका की जनसंख्या की बात करेंगे तो उस समय 90% ब्रिटेन के लोग अमेरिका में रहते थे। कई जगह कई बुक्स में आपको यह भी मिल जाएगा कि जो निर्वासित लोग थे, जो ब्रिटेन में डिफॉल्टर होते थे, जो क्राइम सस्पेक्ट होते थे, जिन्होंने कोई क्राइम किया, अपराध किया, उनको निर्वासित करके या जिनको सजा दिया गया उनको निर्वासित करके कहाँ भेज दिया जाता था? अमेरिका भेज दिया जाता था। तो यानी कि उस समय जब अमेरिका की क्रांति हो रही थी तब अमेरिकी समाज में तकरीबन 90% ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटेन के थे, और 10% में फिर इटली, जर्मनी और फ्रांस, स्पेन, वहां के लोग थे। तो जब अमेरिका से जो लोग ब्रिटेन से अमेरिका में गए थे, अमेरिका में जो लोग गए थे ब्रिटेन से, वो लोग अपने साथ ब्रिटेन की जो स्वच्छंद विचारधारा थी, जो वहां की राजनीतिक प्रणाली थी, उसको अपने साथ ले गए। यानी कि अमेरिकी नागरिक शुरू से ही स्वच्छंदता पसंद व्यक्ति होते थे। यानी कि स्वच्छंद और स्वतंत्र चेतना, अमेरिका के जो निवासी थे उनमें स्वच्छंद और स्वतंत्र चेतना का निवास था। वो लोग पहले से ही स्वतंत्रता से प्रेरित थे, क्योंकि ब्रिटेन का समाज बाकी दुनिया के समाज से स्वच्छंद था, स्वतंत्र था, और वहां एक सुदृढ़ राजनीतिक परंपरा का विकास हो रहा था। तो अमेरिका के जो निवासी थे, जो विभिन्न देशों से आए थे, वो सामाजिक और आर्थिक स्तर पे तो अलग अलग थे, लेकिन उनमें एक समानता थी और वो स्वच्छंद और स्वतंत्र वातावरण के प्रेमी थे। तो एक अमेरिका की क्रांति का कारण यह भी है कि जो अमेरिकी समाज है उसका स्वच्छंद और स्वतंत्र चेतना मौजूद है उसमें। दूसरा बोल रहा है दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। इस दोषपूर्ण शासन व्यवस्था का तात्पर्य यह है कि अमेरिका में ब्रिटिश अपना कब्जा जमाए रखने के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति करता था। किसकी नियुक्ति करता था? एक गवर्नर की नियुक्ति, और उस गवर्नर को सलाह और सहायता देने के लिए एक परिषद होती थी, और वो परिषद के जो सदस्य होते थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश संसद के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, ब्रिटिश संसद से नियुक्त किए जाते थे। और दूसरी तरफ अमेरिका में एक असेंबली होती थी जो स्थानीय लोगों के द्वारा चुन करके भेजा जाता था। यानी कि कानून बनाने का, कर लगाने का, कर वसूलने का, या जो भी कानून बनता था उसके लिए जिम्मेदार कौन थी? जो वहां की स्थानीय असेंबली थी। लेकिन उस कानून को मानने के लिए, न मानने के लिए कौन स्वतंत्र होता था? गवर्नर स्वतंत्र होता था। यानी कि अमेरिका की जो शासन व्यवस्था थी वो दोषपूर्ण थी। अमेरिका की शासन व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं थी, दोषपूर्ण थी, क्योंकि जो अधिकार स्थानीय असेंबली को मिलना चाहिए, जो वहां की स्थानीय असेंबली है, जो आम लोगों के द्वारा चुन करके जो लोग आते थे उनको अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार किसके पास है? गवर्नर के पास है। दूसरा बोल रहा है कि आरंभ में ब्रिटिश सरकार का सीमित हस्तक्षेप। आरंभिक समय में ब्रिटिश सरकार का सीमित हस्तक्षेप, यानी कि शुरुआती दौर में जैसे देखेंगे कि हमने यहाँ पे आगे कुछ कानून के नाम लिखा है, जैसे कि शुगर एक्ट, स्टम्प एक्ट, तो नौ संचालन कानून है, व्यापारिक अधिनियम है, औद्योगिक अधिनियम है। ये सारे कानून पहले से ही थे, ये सभी कानून पहले से थे। जैसे कि यहाँ पे नौ संचालन कानून है, 1651 ईस्वी का है, 1651, 1651 में नौ संचालन कानून लागू कर दिया गया था। इसके बाद व्यापारिक अधिनियम है और औद्योगिक अधिनियम है, ये सारे कानून पहले से लागू थे। लेकिन ब्रिटेन में 17वीं सदी के दौरान यानी कि 16 साल से लेकर के 1688 तक, यानी कि शुरुआत के 85 से लेकर के 88 वर्षों तक ब्रिटेन में एक लंबा संघर्ष चला है, जिसको 1688 का रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। मजदूरों के बीच में और संसद के बीच में, मजदूरों को अधिकार को लेकर, जिसको क्या कहता है? रक्तहीन क्रांति कहता है। तो वैसे उस रक्तहीन क्रांति में चूंकि ब्रिटेन पहले से ही उलझा हुआ था, तो ऐसी स्थिति में जो ये कानून थे उन कानूनों को कड़ाई से नहीं लागू किया गया था।
तो चूंकि वो कानून कड़ाई से नहीं लागू किए गए थे, इसलिए अमेरिकी नागरिकों को इस कानून से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए कोई विरोध नहीं हुआ। तो अगर जैसे शुरुआती दौर से ही अगर ब्रिटेन उपनिवेशों के ऊपर अगर कड़ा नियंत्रण रखता, जो अमेरिकी उपनिवेश था उसके ऊपर कड़ा नियंत्रण रखता, तो अमेरिका की क्रांति संभवतः नहीं हो पाती, संभवतः नहीं हो पाती और लोग विरोध नहीं करते। तो एक ये भी कारण था कि जो अभी आगे मैं बताऊंगा कि नौ संचालन कानून, व्यापारिक अधिनियम और औद्योगिक अधिनियम क्या था, अभी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि आरंभ में ब्रिटिश सरकार का सीमित हस्तक्षेप, यानी कि शुरुआती दौर में ब्रिटिश सरकार ने बिल्कुल सीमित हस्तक्षेप किया है उपनिवेशवादी देशों में। लेकिन जब कड़ाई से इसका पालन किया जाने लगा, तो कड़ाई से पालन करने के क्रम में विरोध होने लगा। दूसरा एक है सप्तवर्षीय युद्ध। इसके बारे में हम लोगों ने आधुनिक भारत में भी बहुत डिटेल से पढ़ा है, याद आ रहा है? 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक, 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक। इसमें हुआ क्या था कि अमेरिका में फ्रांस भी अपना उपनिवेश फैला रहा था और ब्रिटेन भी अपना उपनिवेश फैला रहा था। दोनों देश अपने उपनिवेश फैला रहे थे। मिसिसिपी के क्षेत्र में फ्रांस का कब्जा था और जब तक फ्रांस का कब्जा वहां पे रहा, फ्रांस का उपनिवेश रहा, तब तक जो अमेरिका के नागरिक हैं वो ब्रिटिशर्स अपना क्षेत्र न बढ़ाएं, इसलिए उनको फ्रांस से सहयोग लेना पड़ा। याद है? आधुनिक भारत में भी हमने पढ़ा है, क्योंकि वो किससे सहारा ले रहे हैं? ब्रिटेन से सहारा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्रांस अपना उपनिवेश न फैलाए। और यही वो समय है, थोड़ा सा याद कीजिएगा, जब हमने थर्ड कर्नाटक वार पढ़ा था, थर्ड कार्नेटिक वार, तृतीय कर्नाटक वार, जिसमें वांडियावास का युद्ध भी हमने पढ़ा था 1760 में। और कर्नाटक युद्ध में हमने पढ़ा था कि कर्नाटक युद्ध और कुछ नहीं था, जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था उसी का विस्तार मात्र था, जो 1763 ईस्वी में पेरिस की शांति समझौता के द्वारा समाप्त हुआ। पेरिस की शांति समझौता के द्वारा समाप्त हुआ। कौन सा? कार्नाटिक वार। लेकिन उस समय जैसे इंडिया में ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे से जूझ रहे हैं, एक दूसरे को रोक करके अपने सीमा विस्तार को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक उसी तरीके से ब्रिटेन और फ्रांस अमेरिका में भी उलझ गए। अमेरिका में भी, जो अमेरिका में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, अपना अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए। तो जब अपना अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए अमेरिका और फ्रांस सप्तवर्षीय युद्ध में जहां ब्रिटेन में उलझ रहा है, उसी की परिणति हमें भारत में भी कर्नाटक युद्ध में दिखाई देती है। यूपीएससी ने पूछा भी था एक बार क्वेश्चन इसके बारे में, कर्नाटक युद्ध को अमेरिकी क्रांति से जोड़ करके। तो यही वो समय है जब ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में भी लड़ रहा है, अमेरिका में भी लड़ रहा है और भारत में भी लड़ रहा है। और जैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है यूरोप में और वहां अमेरिका में, शुरुआत तो अमेरिका से हुई थी लेकिन उसका प्रभाव यूरोप में भी दिखता है। तो जैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है, भारत में भी आप देखेंगे कि तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। और यही वांडियावास का युद्ध है 1760, जिसके बाद फ्रांसीसी सत्ता भारत से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है और 1760 के बाद ब्रिटेन का कब्जा भारत के ऊपर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये हमें दोनों जोड़ करके पढ़ना है कि उसका प्रभाव यहाँ पे क्या दिख रहा है। फिर हम इस आगे बढ़े। अब सप्तवर्षीय युद्ध हो गया। अब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ तो लेकिन अमेरिका की क्रांति में इसका क्या प्रभाव पड़ा? अमेरिका की क्रांति में इसका यह प्रभाव पड़ा कि जो अमेरिका के निवासी अमेरिकी समाज पहले फ्रांस के उपनिवेशिक विस्तार को रोकने के लिए ब्रिटेन का सहारा लेता था, अब वो सक्षम हो गया। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब वो विद्रोह कर सकता है। अब उसको फ्रांस के उपनिवेश को रोकने के लिए ब्रिटेन का सहारा नहीं चाहिए। यानी कि अब विद्रोह की शुरुआत हो जाती है इसके बाद से। पहले जहां उसको ब्रिटेन का सहारा चाहिए होता है, क्योंकि दोनों उपनिवेशवादी देश है ना, फ्रांस भी उपनिवेशवादी है और ब्रिटेन भी उपनिवेशवादी है, दोनों उस समय अमेरिका में है। तो उस समय ब्रिटेन का सहयोग इसलिए करना पड़ता है अमेरिकन को, ताकि फ्रांस अपना उपनिवेश न फैलाए। आ रहा समझ? फिर आगे बढ़िए। अब सप्तवर्षीय युद्ध हो गया। इसके बाद एक और घटनाक्रम होती है, जो वहां के निवासी हैं वो लोग पश्चिमी क्षेत्र की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मैसाचुसेट्स का जो क्षेत्र है ना, वहां से पश्चिमी क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, ताकि अपना क्षेत्र फैलाना चाहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने सप्तवर्षीय युद्ध के बाद बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया।
लेकिन हुआ क्या कि उनसे उनका फिर रेड इंडियन के साथ संघर्ष होने लगा, रेड इंडियंस के साथ जो वहां के मूल आदिवासी थे। तो ब्रिटेन क्या करता है कि पश्चिमी क्षेत्र को रेड इंडियंस के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देता है, यानी कि अब जो वहां के निवासी हैं अपना विकास पश्चिमी क्षेत्र की तरफ नहीं कर सकते हैं। तो जब वो पश्चिमी क्षेत्र की तरफ अपना विकास नहीं करेंगे तो उन्होंने ब्रिटेन को अपना स्वाभाविक दुश्मन मान लिया। क्लियर? तो ये रहा 7 वर्षीय युद्ध का परिणाम। अब देखिए इसका आगे क्या परिणाम अभी दिखता है। उपनिवेशों का आर्थिक शोषण शुरू होता है, उपनिवेशों का आर्थिक शोषण। क्योंकि होता क्या है कि यहां पे आप देखेंगे कि 7 वर्षीय युद्ध के बाद ब्रिटेन को बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ता है। 7 वर्षीय युद्ध में 7 साल युद्ध चला, कोई कम युद्ध तो चला नहीं है, तो ब्रिटेन को बहुत आर्थिक हानि हुई। तो चूंकि आर्थिक हानि हुई तो यहां पे एक 1760 ईस्वी के आसपास में एक शासक आता है ब्रिटेन में, जॉर्ज तृतीय, और वो ये चाहता है कि जो ब्रिटिश संसद है उसको एक कठपुतली की तरह व्यवहार किया जाए उसके साथ, और उनका एक बिल्कुल प्रयास रहा है कि ब्रिटिश संसद को कठपुतली की तरह उपयोग करें 1760 ईस्वी में। क्लियर? और इसी समय वहां के प्रधानमंत्री आते हैं ग्रेनविले। कौन आता है? ग्रेनविले। जॉर्ज तृतीय वहां के शासक हैं और ग्रेनविले क्या है? प्रधानमंत्री है। तो उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा युद्ध के हार जाने के रूप में औपनिवेशिक क्षेत्र से कर वसूलने की कोशिश की और ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने की कोशिश की। इसमें सबसे पहले एक आता है नौ संचालन कानून। नौ संचालन कानून, इस कानून के तहत ब्रिटेन ये करता है कि जितने भी व्यापार होंगे, जितने भी समुद्री व्यापार होंगे, जलमार्ग से जो भी व्यापार होंगे, वो या तो ब्रिटेन या उत्तरी आयरलैंड या किसी उपनिवेश के ही जहाजों द्वारा किया जा सकता है। नौ संचालन कानून। अरे बात समझ, नौ संचालन कानून ये था कि जो भी अमेरिका के साथ व्यापार होगा, जितने भी व्यापार होंगे, वो या तो ब्रिटेन के जहाज से होंगे या उत्तरी आयरलैंड के जहाज से होंगे या उपनिवेश के जो जहाज हैं उनसे होंगे। ब्रिटिश उपनिवेश के जहाज से ही हो सकता है, और किसी से अमेरिका से व्यापार संभव नहीं है। ये कौन सा कानून था? नौ संचालन कानून था। आ तो गया था 1651 ईस्वी में, पहले ही आ गया था। लेकिन हमने बोला कि उस समय जो ब्रिटेन की जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, इसके कारण से इसको कड़ाई से लागू नहीं किया गया था। लेकिन अब क्या किया ग्रेनविले ने? क्या किया कि उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करने लगा और इन कानूनों को कड़ाई से पालन करने लगा। तो अब इससे क्या हुआ कि जो अमेरिकी समाज है उसको लॉस होगा, उसको लगातार लॉस हो रहा है, तो वो विरोध करने लगा नौ संचालन कानून का। ठीक उसी तरीके से व्यापारिक अधिनियम था। व्यापारिक अधिनियम में ये बात हो गया था कि जो अमेरिका की जो वस्तुएं हैं, अमेरिका में जो कुछ उत्पादित वस्तुएं हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, सूती वस्त्र, ये सब ब्रिटेन को ही आयात हो सकता था और किसी को आयात नहीं हो सकता था। तो ऐसी स्थिति में जो अमेरिकी नागरिक थे उनके लिए समस्या हो गया, क्योंकि यदि सिर्फ ब्रिटेन को ही आयात होगा तो उनको कम मूल्य मिलेगा, ज्यादा मूल्य नहीं मिलेगा। और ज्यादा मूल्य नहीं मिलने का मतलब यह है कि उस समय उनको फ्रांसीसी, डच, स्पेनिश ज्यादा मूल्य में उस वस्तुओं को खरीद सकते थे और ज्यादा मूल्य देने के लिए तैयार थे। लेकिन व्यापारिक अधिनियम के तहत यह कह दिया गया था कि जो अमेरिका में जो माल तैयार हो रहा है और जो ब्रिटेन में नहीं है, वो कहां भेजा जाएगा? ब्रिटेन, यानी कि अमेरिका सिर्फ ब्रिटेन को ही निर्यात कर सकता है। औद्योगिक अधिनियम था ये। औद्योगिक अधिनियम में क्या था? बोला कि ब्रिटेन में जिन चीजों का उत्पादन होता है वो अमेरिका नहीं कर सकता उत्पादित, जैसे सूती वस्त्र, टोपी, एक टोपी होता था हैट टाइप से जो वहां पे बनता था। तो अब चूंकि ब्रिटेन में इसका उत्पादन होने लगा है, तो अब इसका उत्पादन अमेरिका नहीं कर सकता है। तो ऐसे में अमेरिकी जनमानस के खिलाफ था, उनका लगातार आर्थिक शोषण हो रहा था, यानी कि उपनिवेशों का आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण का मतलब क्या है? आपने नौ संचालक कानून लेकर के आ गया, यानी कि व्यापार हो सकता है तो सिर्फ किन से हो सकता है? ब्रिटेन के जहाज से हो सकता है, उत्तरी आयरलैंड के जहाज से हो सकता है, या जो ब्रिटेन के उपनिवेश है उनके जहाज से हो सकता है।
तीसरी चीज कि अगर जिस कच्चे माल की आवश्यकता है, तो कच्चे माल की आवश्यकता वाले जितने भी जहाज हैं वो पहले ब्रिटेन के बंदरगाह पे आएंगे और फिर ब्रिटेन के बंदरगाह पे आने के बाद फिर अमेरिका जाएंगे। या अगर कोई भी व्यापार हो रहा है तो उस व्यापार में ब्रिटेन का बंदरगाह एक मीडिएटर है, यानी कि कहीं से कहीं आपको व्यापार करना है, लेकिन ये नौ संचालन कानून के तहत क्या होगा, जहाज सबसे पहले कहां पहुंचेगा, ब्रिटेन पहुंचेगा। तो अब ब्रिटेन चूंकि जहाज पहुंचेगा, यानी कि डायरेक्ट आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, पहले जहाज कहां लेके जाना पड़ेगा, ब्रिटेन लेके जाना पड़ेगा। तो ब्रिटेन जाने से जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास हुआ, ब्रिटेन के जहाज रानी का विकास हुआ, ब्रिटेन के उद्योगपतियों का विकास हुआ। चूंकि अगर माल आ रहा है, लोडिंग हो रही है, अपलोडिंग हो रही है, तो माल कहीं तो रखेंगे ना, आवाजाही तो होगा ना, व्यापार तो होगा ना। यानी कि कुल मिला के उपनिवेशों के शोषण के ऊपर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी, ब्रिटिश अपना विकास कर रहे थे। तो ये सारे सम्मिलित जो कारण थे वो किसके कारण थे, अमेरिकी क्रांति के कारण रहे हैं। फिर इससे आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बौद्धिक चेतना का विकास। जैसे भारत में भी हमने पढ़ा ना 19वीं सदी में बौद्धिक चेतना का विकास। तो उस बौद्धिक चेतना का विकास जो भारत में 19वीं सदी में हो रहा है, वो बौद्धिक चेतना का विकास 18वीं सदी में अमेरिका में हो रहा है। यहां पे आप देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन है, थॉमस पेन है, सैमुअल एडम्स है। तो इन लोगों ने, चूंकि वहां पत्रकारिता की विकास हो चुकी है, पत्रकारिता की विकास हो चुकी है ना, तो पत्र, पत्रिकाएं, समाचार, अखबार, इनके माध्यम से इन लोगों ने स्वतंत्रता जगाने की प्रेरणा दी। और इनके ऊपर जो प्रबोधनकालीन चिंतक है, कांट है, मैकियावेली जिसने शक्ति के पृथक्करण की बात की, कांट जिसको उदारवाद का जनक कहा जाता है, रूसो सामान्य इच्छा का सिद्धांत, कॉमनवेल्थ। तो इन सबके विचारों का, यहां रूसो कहता है कि मनुष्य सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, स्वतंत्र रूप से पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इन प्रबोधनकालीन चिंतकों का प्रभाव पड़ रहा है किसके ऊपर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस पेन, सैमुअल एडम्स। तो इन लोगों ने लगातार अमेरिकी जनमानस में चेतना फैलाया, और उनको स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। तो वहां पे बौद्धिक चेतना का भी विकास हो चुका था। जैसे भारत में राष्ट्रवाद का जन्म होता है, क्योंकि राष्ट्रवाद के जन्म में जितना पत्र पत्रिकाओं और अखबार का महत्वपूर्ण भूमिका है, उतना ही अन्य कारण, समाज सुधार, बौद्धिक चेतना, इनकी भूमिका है। तो बौद्धिक चेतना का प्रसार कैसे हो रहा है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हो रहा है, समाचार के माध्यम से हो रहा है, न्यूज़पेपर के माध्यम से हो रहा है। और फिर आता है संवैधानिक मुद्दे। इसमें अमेरिका की क्रांति का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है संवैधानिक मुद्दे, और अमेरिका की क्रांति का एक सबसे बड़ा नारा है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो कर हम नहीं देंगे। जैसे यहां पे समझिए आप लोग, उपनिवेशों के प्रति कठोर नीति, शुगर एक्ट और स्टंप एक्ट। कौन कौन सा, शुगर एक्ट और स्टंप एक्ट। इस शुगर एक्ट और स्टंप एक्ट में क्या होता है, शुगर एक्ट, यहां पे जॉर्ज तृतीय और ग्रेनविले हैं, 1760 वगैरह में आते हैं। तो अभी हमने पहले भी पढ़ा था, लागू तो पहले से था नौ संचालन कानून, लेकिन कठोरता के साथ कब लागू किया गया था, जॉर्ज तृतीय और ग्रेनविले के समय में, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो चुका था और ये 1760 ईस्वी के बाद जॉर्ज तृतीय आए हैं, इसी समय ग्रेनविले है। तो ये सब कठोरता से लागू किया जा रहा है, उपनिवेशों के प्रति कठोर नीति, यानी कि शुगर एक्ट लागू किया जा रहा है। बोल रहा है कि अब अमेरिका डायरेक्ट किसी देश से रम नहीं मंगाएगा, यानी कि चीनी, सीरा, इन सब का निर्यात कहीं से नहीं किया जा सकता है, और उसके ऊपर कर लगा दिया गया, कर ज्यादा कर दिया गया। वो कहां से आ सकता था, ब्रिटेन से आ सकता था, ब्रिटेन ही उसको ला सकता था, और उसके ऊपर कर की मात्रा ज्यादा थी। तो चूंकि कर ज्यादा था ना, तो इसलिए बोला कि ब्रिटेन को तो कर लगाने का अधिकार ही नहीं है, ब्रिटेन कैसे कर लगा सकता है। थोड़ा सा यहां पे समझिए,
इसके पहले जो कर लगे थे, तो ब्रिटिशर्स ने जो भी कर लगाए थे उसका अमेरिका में विरोध हुआ। विरोध इस आधार पे हुआ कि ब्रिटेन कर तो लगा ही नहीं सकता है, आंतरिक कर तो बिल्कुल नहीं लगा सकता है। जैसा स्टंप ड्यूटी भी लगी थी, जैसे स्टंप ड्यूटी कि अगर कोई भी दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज खरीद बिक्री हो रही है, बेचा जा रहा है, पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार है, एडवर्टीजमेंट है, तो उसके ऊपर स्टंप ड्यूटी लगती थी। तो अमेरिकियों ने इसका विरोध किया। अमेरिकियों ने क्या किया? इसका विरोध किया। बोला कि नहीं, स्टंप ड्यूटी तो हम बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि ब्रिटेन कैसे कर लगा सकता है? जो हमारी सभा है, जो हमारा असेंबली है, वही कर लगा सकता है और कोई कर नहीं लगा सकता है, तो हम कर नहीं देंगे। तो आंतरिक कर का विरोध होने लगा, बड़े पैमाने पे विरोध हुआ। तो ब्रिटिश सरकार ने उस आंतरिक कर को वापस ले लिया और ब्रिटिश संसद ये मान बैठी कि हम आंतरिक कर तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन बाह्य कर लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाह्य कर लगा सकते हैं। तो इसलिए उसने क्या किया कि शुगर एक्ट लगाया। शुगर एक्ट का विरोध हुआ तो शुगर एक्ट हटा, स्टंप एक्ट भी हटा। स्टंप के ऊपर अभी जो मैंने समझा दिया। तो बाहर की तरफ कर लगा रहा है, यानी कि आंतरिक कर नहीं लग रहा है, लेकिन जो अमेरिका का जनमानस है वो ये बोल रहा है कि ब्रिटेन के संसद में हमारा प्रतिनिधित्व ही नहीं है, तो चूंकि ब्रिटेन के संसद में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए हम कर भी नहीं देंगे। तो ब्रिटेन का क्या नारा, सॉरी, अमेरिका का क्या नारा रहा? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यानी कि ब्रिटेन के संसद में हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए ब्रिटिश सरकार को कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो ये सारे मुद्दे कौन से मुद्दे हैं? ये संवैधानिक मुद्दे हैं, यही सब संवैधानिक मुद्दे हैं। तो ऐसी स्थिति में स्टंप एक्ट हटाना पड़ता है, शुगर एक्ट हटाना पड़ता है ब्रिटिश सरकार। फिर एक है टाउसेंड की कार्य योजना। इस समय तक आते आते डब्ल्यू पिट की सरकार बनी। किसकी? डब्ल्यू पिट का। और इसका वित्त मंत्री था टाउसेंड। तो टाउसेंड क्या बोलता है कि ठीक है, हम आंतरिक कर तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन चूंकि अमेरिकियों ने किसका विरोध किया? आंतरिक कर का विरोध किया ना, बाह्य कर का तो नहीं किया। अमेरिकियों ने यह विरोध किया था कि हम आंतरिक कर नहीं देंगे, क्योंकि यह कर लगाने का किसका अधिकार है? हमारी जो असेंबली है उसका अधिकार है। तो टाउसेंड ये मानता है, जो वित्त मंत्री था उस समय, विलियम पिट की सरकार बनती है, उस समय वित्त मंत्री था, तो उसका यह मानना था कि अमेरिकी सिर्फ आंतरिक कर का विरोध कर रहा है, बाह्य कर का विरोध नहीं कर रहे हैं। और मतलब ब्रिटेन की जो सरकार है या ब्रिटेन की जो संसद है उसको बाह्य कर लगाने की आजादी है। तो टाउसेंड ने प्रतीकात्मक रूप से ही चाय, शीशा, कागज, सिक्का और रंग के ऊपर कर लगाती है। ये 5 वस्तुएं हैं जिनके ऊपर कर लगाती है, वो सिर्फ इसलिए कि अपनी प्रतीकात्मकता को साबित करके रखे कि ब्रिटिश सरकार को बाह्य कर लगाना है। और इस कर का बोझ इतना भी ज्यादा नहीं था कि अमेरिका के निवासी वहन न कर पाए। लेकिन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अमेरिका के जो निवासी थे, अमेरिका का जो समाज था, वो स्वतंत्र व स्वच्छंद वातावरण में पला बढ़ा था। तो इसका बोझ इतना ज्यादा नहीं था कि वो वहन न कर सके, बल्कि इसका बोझ अब सैद्धांतिक हो गया था। अमेरिका जहां पहले आंतरिक कर का विरोध कर रहा था, अब बाह्य कर का भी विरोध करने लगा और बोला कि नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अगर हमारा ब्रिटेन के संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तो हम कर नहीं देंगे। और इस प्रकार आप देखेंगे कि टाउसेंड की कार्य योजना भी लगभग असफल रही। इसके बाद एक अमेरिकी क्रांति का एक तत्कालीन कारण निकल करके आता है, लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति 1773 ईस्वी में। याद कीजिएगा, ये वही 1773 ईस्वी है जब भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट कर्नवालिस, सॉरी, वारेन हेस्टिंग्स कर्नवालिस 1786 ईस्वी में आता है, ठीक है, जिसने जमींदारी प्रथा लागू की थी। 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट स्पेशल कर्नवालिस के लिए ही आता है। तो यहाँ पे अगर हम तत्कालीन कारण को देखें, लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति, तो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार घाटे में चल रही थी। तो पहले जो नौ संचालन कानून था
उसके तहत क्या होता था कि कोई भी जहाज जो या तो ब्रिटेन का हो, उत्तरी आयरलैंड का हो या ब्रिटिश उपनिवेश का हो, वो व्यापार कर सकता था और उसको सबसे पहले कहाँ आना होता था? ब्रिटेन के बंदरगाह पे आता था। तो यहाँ पे लॉर्ड नॉर्थ जो है वो बोलता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटे से उबारने के लिए अमेरिका के साथ डायरेक्ट व्यापार करने की छूट देता। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी अमेरिका के साथ डायरेक्ट व्यापार कर सकती थी। यानी कि अब उसको ब्रिटेन के बंदरगाह पे लाने की जरूरत नहीं है। और किस चीज का? चाय का व्यापार, ताकि अमेरिकी चाय के भी आदी हो जाए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो घाटे से भी बाहर निकल जाए। लेकिन ये भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिकियों के लिए ये फायदे का तो सौदा था, क्योंकि चूंकि अब ब्रिटिश बंदरगाह पे नहीं जा रहे हैं, ब्रिटिश बंदरगाह पे जहाज नहीं जा रही है, तो ज्यादा नहीं खर्च करना पड़ रहा है, टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, बचत हो रहा है। लेकिन अमेरिका की जो जनमानस है इसका भी विरोध कर रही है, बोल रही है कि नहीं, इस कर को हटा करके ब्रिटेन का संसद यह साबित करना चाहता है कि बाह्य कर को हटाने या लागू रखने का अधिकार ब्रिटेन के पास है। नहीं समझ में आया? फिर से स्लाइड को समझिए। ये उपनिवेश के लिए, अमेरिकी जनमानस के लिए फायदे का सौदा था, लेकिन बावजूद इसके इसलिए अमेरिकी जनमानस विरोध कर रही है, वो इसलिए प्रतीकात्मक रूप से विरोध कर रही है कि इस कर को हटा करके और डायरेक्ट मतलब स्वीकृति दे करके ब्रिटिश संसद यह साबित करना चाहती है कि बाह्य कर लगाने या हटाने का अधिकार ब्रिटिशर्स को है, ब्रिटिश संसद को है। इस मुद्दे पे विरोध हो रहा है। फायदे का तो है सौदा, ये अमेरिकी जनमानस के लिए बिल्कुल फायदे का है, लेकिन फिर भी अमेरिकन विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि इसके माध्यम से ब्रिटिश संसद यह साबित करना चाहती है कि आंतरिक या बाह्य कर को लगाने या हटाने का ब्रिटिश संसद को पूर्ण अधिकार है। लेकिन तब तक अमेरिका में तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा गूंज चुका था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। और विरोध होने के बाद एक तात्कालिक घटना होती है 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में, कि बोस्टन के बंदरगाह पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाज है और जो उसमें चाय रखा गया है, सारे चाय को उठा करके समुद्र में फेंक दिया जाता है सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में। यही तत्कालीन कारण था किसका? अमेरिका की क्रांति का। जैसे कि इसके पहले हमने पढ़ा था कि तत्कालीन कारण में क्या था कि बारूद के ढेर पे बैठे हुए भारत में चर्बी वाले कारतूस ने चिंगारी का काम किया। कई सारे 1857 के विद्रोह के कारण थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, लेकिन उसमें सबसे तत्कालिक कारण क्या रहा? चर्बी वाली कारतूस, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। ठीक उसी तरीके से अमेरिका की क्रांति भी ये सारे परिणाम तो हैं, सारे कारण हैं, लेकिन उसके साथ ही एक तत्कालिक कारण में क्या है? लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति, और उस चाय नीति के तहत उसका विरोध करने के स्वरूप सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को बोस्टन के बंदरगाह पे जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज में लदे हुए चाय के बक्से हैं, सबको उठा करके समुद्र में डाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। इसको अमेरिकी इतिहास में बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना गया है। किसके नाम से जाना गया है? बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना गया है, बोस्टन टी पार्टी। क्लियर? और फिर इसके बाद एक और घटना होती है 1774 में फिलाडेल्फिया में एक कांग्रेस का आयोजन किया जाता है, जिसमें ब्रिटिश संसद से बात करने की बात की जाती है, ताकि इनकी अमेरिकियों की कुछ मांग है, लेकिन ब्रिटिश सरकार इस बात को इग्नोर कर देती है। और चूंकि ये चाय वाली जो घटना हुई रहती है बोस्टन टी पार्टी, इसके बाद ब्रिटिश सरकार अमेरिकियों को दंड देने के लिए सोचती है, और फिर यहीं से अमेरिका की